नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का परिचय पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में है। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठार पढ़ेंगे, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? तो देखिए, पठार किसे कहते हैं सामान्यतः देखा जाए तो समुद्र सतह से कुछ उठा हुआ भाग जो 1000 मीटर से सामान्यतः नीचे होता है, परंतु उसकी ऊंचाई 1000 के नीचे हो और ऊपर अर्थात उसके ऊपरी सतह पर कोई पीक बहुत ऊंची नहीं पाई जाती है, बहुत बड़ी पीक नहीं होती है, ठीक है। सामान्यतः उसकी ऊपरी सतह क्या होती है? सपाट जैसे, टेबल जैसी दिखती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? इस स्थलाकृति को कहते हैं पठार। क्या कहते हैं? पठार। क्लियर? ठीक। तो आज हम लोग भारत में प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस तरीके से, यही है मूल भारत। ये है मूल भारत। ऐसे मैं कहूँ कि अफ्रीका से टूट करके आया हुआ गोंडवाना लैंड का भाग जो था, अर्थात मुख्य भारत है वो यही है, ठीक है। यह भाग क्या है? इस भाग में ऊर्ध्वाधर संचलन होने के कारण यह टेबल की भांति हल्का सा ऊपर उठ गया है, ठीक है। और यही भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। अब इसे पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। एक पर्वत या पहाड़ जो इस प्रायद्वीपीय भाग पर पर्वत या पहाड़ मिलते हैं उनको, और एक प्योर पठार कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, ठीक है, और दक्कन का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार, शिलांग पठार, ये सब ऐसे बांट के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, पर्वत या पहाड़, ठीक है। अच्छे से एक बार पढ़िए, मैपिंग में डिटेल से करा देता हूँ, आपको फैक्ट तो अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग इसमें मिलने वाले पर्वत या पहाड़ पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहीं पर क्या है, ये आपको मैपिंग करेंगे तो आपको यहाँ गुजरात से लेकर के, ठीक है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, कहाँ तक? दिल्ली तक। कहाँ से? गुजरात से। ये है आपकी अरावली। ये क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला, ओके। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली तक जाती है, लगभग 800 किलोमीटर। और दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है, जो हमारे माननीय प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति जी का जो भवन है, वो रायसीना हिल्स इसी अरावली पर्वत के सबसे उत्तरी सिरे में है। रायसीना हिल्स अरावली पर्वत का सबसे उत्तरी हिस्सा है, उसी पर हमारे महामहिम का भवन है, समझ गए, ठीक। तो ये अरावली पर्वत है। इससे रिलेटेड कुछ खास बातें क्या है, इसी की देखेंगे तो सर्वोच्च चोटी, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तब आपको मिलेगी यहाँ पे राजस्थान में गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है, जो लगभग 1722 मीटर ऊंची है, ओके। और यहीं पर एक खास बात और है कि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो बहुत ही फेमस है, अरावली रेंज में ही है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और माउंट आबू और गुरु शिखर के मध्य एक दर्रा है जो एक दूसरे को सेपरेट करता है, जिसे गोरनाट का दर्रा कहते हैं, ठीक है। और यह इसकी अन्य खास बात में, यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। ये प्री कैम्ब्रियन एरा में, ठीक है, अर्थात पृथ्वी के निर्माण के कुछ ही समय बाद इसका उत्थान हुआ है। इसे प्री कैम्ब्रियन एरा की पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब यह इतना प्राचीन होने के कारण आज तक में इसका बहुत ज़्यादा क्या हो गया है? अपरदन हो गया है। क्या हो गया है? अपरदन हो गया है। और इस कारण ये आज के समय में बहुत कम बची हुई है, ठीक है। इसलिए इसे एक नाम और कहा जाता है, यह रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, या इसे अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। क्लियर? तो ये आपकी इंपॉर्टेंस समझ गए। एक बात और ख़ास है कि जब मानसून भारत में प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम, जो प्रेजेंट टाइम में है, जिससे बारिश होती है,
ठीक है, अक्खा भारत में। तो वो उसकी एक ब्रांच जो अरब सागर की होती है वो यहाँ से होकर के जब भारत में प्रवेश करती है, ठीक, तो इस दिशा में अर्थात मानसून की दिशा के समानांतर यह पर्वत श्रृंखला होने के कारण हवा को ये रोक नहीं पाती, अर्थात मानसून को अवरोध नहीं उत्पन्न कर पाती है। इस कारण से भी राजस्थान में बारिश नहीं होती है, ठीक है। यदि ये पर्वत श्रृंखला ऐसे होती तो बारिश अवश्य होती। अगर कोई कहे कि बारिश हुई भी होगी तो किधर ज़्यादा हुई होगी, तो इधर की पर्वत श्रृंखला इसे अपोज की होगी, तो इस रीजन्स में अर्थात दक्षिणी रीजन्स में अरावली में ज़्यादा बारिश होगी। ओके, तो इससे रिलेटेड फैक्ट क्या हैं, क्या आते हैं, वो आप समझ गए, ठीक। आगे पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यहाँ गुजरात से लेकर के, यहाँ देखिएगा ध्यान से, गुजरात से लेकर के एक पर्वत आपको मिलेगी कहाँ तक, बिहार तक। कहाँ तक, बिहार तक। बिल्कुल आप आंसर अपना क्लियर रखिएगा। ये गुजरात से लेकर के बिहार तक एक पर्वत श्रृंखला मिलती है, इसे क्या कहते हैं, इसे विंध्यन कहते हैं। क्या कहते हैं, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। ओके, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। और विंध्यन पर्वत श्रृंखला की ही आप उत्तर में देखेंगे तो कैमूर पहाड़ी है, ठीक है, उत्तरी हिस्सा देखेंगे आप। और इस विंध्यन पर्वत श्रृंखला के नीचे, ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मिलेगी। कौन सी मिलेगी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मिलेगी, ठीक है। और इसी को सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ही इसी का भाग क्या है, मैकाल। क्या है, मैकाल। यहाँ पर मैकाल है, ये है आपकी मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। और ये है आपकी महादेव। ये क्या है, महादेव। ये तो सतपुड़ा है ही, लेकिन सतपुड़ा में महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ आती हैं, अर्थात संयुक्त रूप से इन्हें कहते हैं, जो कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला से छोटी होती हैं। अब ये ऐसे पर्वत श्रृंखला निर्मित कैसे हो गई है आप समझेंगे तो यहाँ पर पठार ही था, परंतु इन दोनों के बीच में ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग क्या हो गया, नीचे धंस गया है। और इस प्रकार यदि ऐसे पठार हो, ठीक है, ऐसे पठार हो और इसमें से यदि ये भाग क्या हो जाए, धंस जाए, यदि ये भाग धंस जाए तो अब व्यक्ति एक कोई खड़ा होगा तो यहाँ खड़ा होगा, उसे देख करके क्या लगेगा, उसे देख कर ऊपर से देखेगा तब तो ये क्या है, पठार है। परंतु यहाँ पर जब धंस गया तो यहाँ भ्रंश बन जाएगा, ये घाटी बन जाएगी, भ्रंश घाटी। और यहाँ पर खड़ा व्यक्ति देखेगा तो उसे लगेगा ये दोनों क्या है, उसके समानांतर पैरेलल में खड़ी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे रूम में यदि हम लोग देखें तो छत से, मान लें छत पे तो खड़े नहीं, छत पे खड़े होकर देखें तो हमें लगेगा पठार है, परंतु ये धंसा हुआ भाग होने के कारण हम लोग नीचे से अगर दोनों दीवार को देखें तो हमें लगेगा ये क्या है, यहाँ से वहाँ तक खड़ी एक पर्वत श्रृंखला है। तो ठीक उसी प्रकार से विंध्यन और सतपुड़ा क्या है, बीच के भाग के धंसे होने के कारण वो पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ब्लैक माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक माउंटेन। अर्थात ऐसे माउंटेन को क्या कहा जाता है, ब्लैक माउंटेन। क्या कहते हैं, ब्लैक माउंटेन, ठीक है, ठीक, ब्लैक पर्वत कहते हैं। अब सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। अब याद आपको क्या रखना है कि सतपुड़ा की सर्वोच्च जो एक चोटी है जो पेपर में खूब आती है, उस चोटी का नाम क्या है, बताइए जल्दी, धूपगढ़। क्या नाम है इसका, धूपगढ़, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर लिख देते, ये है आपका धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ जो चोटी है वो इसी मैकाल में, ये महादेव पहाड़ी में ही स्थित है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। मैकाल पहाड़ी की क्या खास बात है, मैं यहाँ पर मैप को बाहर कर देता हूँ जिससे आप समझ सकें। मैकाल पहाड़ी जो सतपुड़ा का सबसे पूर्वी पहाड़ी है, उसकी खास बात क्या है, इसी मैकाल पहाड़ी में एक चोटी है, एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या है, अमरकंटक, ठीक है। इस अमरकंटक चोटी से 3 बड़ी और प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक नदी किधर निकलती है, आप देखेंगे तो एक नदी यहाँ से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसे क्या कहते हैं, नर्मदा कहा जाता है।
और एक दक्षिण पूर्व की ओर निकलती है जिसे क्या कहते हैं, महानदी कहते हैं, जो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है ना। और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी। एक उत्तर की ओर निकल के पटना में गंगा से मिल जाती है, अर्थात गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। वो कौन सी नदी है, सोन नदी। इस प्रकार अमरकंटक, मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से 3 बड़ी नदियां भारत की निकलती हैं, नर्मदा, महानदी और सोन नदी। तीनों 3 दिशाओं में जाती हैं, इसीलिए इसको एक उदाहरण कहा जाता है, इसे कहा जाता है अरीय उदाहरण, ठीक है। अर्थात ये नदियां अरीय प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। या अपकेंद्री, अर्थात एक जगह से कई दिशाओं में नदियां निकलती हैं तो उसे कहते हैं अरीय या फिर अपकेंद्री प्रवाह तंत्र, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस समझ गया, ठीक है। अब खास बात क्या है, इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है उसमें आप देखेंगे तो इसका जो ढलान है वो पूरब की ओर है, परंतु भारत की बड़ी नदियों में नर्मदा और ताप्ती 2 बड़ी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसा भला विपरीत कैसे हुआ? इसका प्रमुख कारण यही है कि यहाँ पर जो ढलान तो पूरब की तरफ था, परंतु ये बीच का भाग धंस जाने के कारण, उसका धंसे हुए भाग का ढलान पश्चिम होने के कारण क्या है, यहाँ से निकलने वाली नदी, ठीक है, जो इधर गई वो तो सोन नदी हो गई, लेकिन यहाँ से जो अमरकंटक से निकल करके इस साइड बह रही है वो कौन सी नदी है, तो ये आपको मिलती है नर्मदा। जानी तो पूरब में चाहिए थे क्योंकि सामान्यतः ढलान पूरब में है, लेकिन पश्चिम में जाती हैं बहते हुए ये, तो क्यों? उसका कारण ये भ्रंश, ठीक है, भ्रंश हो करके ये पश्चिम का ढाल दे देता है, इस कारण इस ढाल प्रवणता का अनुकरण करती हुई ये नदी यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऐसा ही बैतूल जिले से निकलने वाली ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलने वाली ताप्ती नदी क्या है, इसके पश्चिम में जो भ्रंश है सतपुड़ा के पश्चिम में, उससे होकर के बहती है, तो ये है आपकी ताप्ती, जिसकी नदी के किनारे क्या है, सूरत शहर है। क्लियर? तो ये आप दो। अब आप देखेंगे विंध्यन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, विंध्यन की जो इम्पोर्टेंस है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के निर्माण के पश्चात बनी है। यह काफ़ी परतदार है, यह बलुआ पत्थर की बनी है और इसमें उत्कृष्ट बलुआ पत्थर मिलता है, जिसके कारण आप देखेंगे अशोक के सारे शिलालेख आप इसी पत्थरों पर लिखे उकेरे गए हैं। साथ ही साथ आप वर्तमान में देखेंगे तो भवन निर्माण में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अर्थात इस पर मुलायम होने के कारण आसानी से इसे पॉलिश करके क्या किया जा सकता है, इस पर लिखा जा सकता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यही पठार को क्या करती है, बांट देती है। अर्थात दक्षिण के जो पठार हैं, दक्षिण का जो पठारी भाग है उसका ढलान पूरब की ओर है, और इसी के ठीक ऊपर वाला जो भाग है उस पठार का ढलान इधर उत्तर की ओर होने के कारण इसे क्या कहते हैं, विंध्यन पर्वत श्रृंखला को विभाजक का काम करते हैं। इसे कहते हैं उत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, ये विभाजक का काम करता है। ठीक, हम लोग देखेंगे कि इधर चंबल, केन, बेतवा, सिंध जो इस साइड बहती हैं, यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो बताती हैं कि इधर का ढलान किधर है, उत्तर की ओर है। जबकि इधर आप देखेंगे तो नर्मदा, ताप्ती पश्चिम छोड़ करके बाकी सारी नदियां आप देखेंगे, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सारी नदियां किधर, पूरब की ओर बहती हैं। महानदी पूरब की ओर बहती, इसलिए पता चलता है कि सामान्यतः ढलान कैसा है, पूरब की ओर है इसका। ओके, ये पर्वत श्रृंखला है। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक एक करके आप डिटेल कर लीजिए। देखो, यहाँ से शुरू होता है आपकी एक पर्वत श्रृंखला, इसी सूरत अर्थात ताप्ती नदी के तट से शुरू होता है इस तरीके से, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कोई पर्वत नहीं है, इस बात को आप क्लियर जानते रहिएगा, पेपर में खूब आता है। यह पर्वत नहीं है, बल्कि ये क्या है, यह एक खड़ा कगार है। ये क्या है, एक खड़ा कगार है। जैसे आप रूम में बैठे हैं और छत ये पूरी धंस जाए नीचे, ठीक है, तो ये पर्वत न हो, ये दीवार पर्वत न हो करके भी क्या है,
पर्वत जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अब छत से धंस के नीचे आ गए, तो यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे हैं तो हमें कैसे लगेगा? ऊंचा लगेगा। इसीलिए इसे ध्यान देंगे तो इसके इस साइड वाला हिस्सा क्या हो गया? ऐसे धंस गया है और ये वहीं पर रह गया। इस कारण से ये क्या है? उठा हुआ लगता है। यहाँ से कोई नाव, अर्थात इस जगह से कोई समुद्र से नाव से टहलेगा तो उसे यहाँ से यहाँ तक लगेगा कोई पर्वत श्रृंखला खड़ी है, परंतु वास्तव में वो क्या है? वो तो सामान्य पठारी भाग था। नीचे का भाग धंस जाने के कारण ऐसा फील हो रहा है। वेस्टर्न घाट को भी 2-3 पार्ट में बांट दिया जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ताप्ती नदी से, ठीक है, मालप्रभा नदी जो गोवा में है, वहाँ तक उसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। अर्थात वेस्टर्न घाट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री। पेपर में खूब आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। तो इसे 3 पार्ट में बांट देते हैं, उत्तरी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री जिसे कहते हैं। मालप्रभा गोवा से लेकर के, ठीक है, पालघाट दर्रे तक क्या है? मध्य है। और पालघाट दर्रे से अनाईमुड़ी तक, ठीक है, अनाईमुड़ी तक कन्याकुमारी तक क्या जाता है? उसे कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको बताना था, इसलिए मैंने इसके विभाजन को बताया। ठीक है, तो उत्तरी जो सह्याद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है इसे कहते हैं कलसूबाई। क्या कहते हैं? कलसूबाई। अच्छा, पेपर इसे क्यों इतना इम्पोर्टेंस लेकर के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गलत आप लोगों से पढ़ने में हो जाता है। ठीक है, आप क्लियरली आंसर देने के लिए पढ़ती नहीं है, एक बार ऐसे सरसरी निगाह पढ़ लेते। देखो यहाँ पर अगर वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अलग हो जाएगा, वो अनाईमुड़ी हो जाएगी। परंतु अगर कह दे उत्तरी सह्याद्री या उत्तर में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो महाराष्ट्र में स्थित कलसूबाई है। अब आप अपना आंसर क्लियर रखेंगे। ठीक, इस प्रकार से मैं पश्चिमी घाट को बाहर बनाता हूं जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा, तो देखिए इस तरीके से पश्चिमी घाट है। ठीक, तो इसकी सबसे उत्तरी सह्याद्री में आपने देख लिया कलसूबाई हो गई सबसे ऊंची चोटी। अब यहाँ से देखिए तो थोड़ा सा इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे इस साइड तो आपको मिलेगी, ठीक है, ये पूर्वी घाट। ये क्या है? पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, मैं इनको दोनों को बाहर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस प्रकार से देखिए आप समझ जाएंगे। मैं मैप बाहर कर लेता हूँ। ये है पूर्वी घाट, ये क्या है? पूर्वी घाट। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं, अर्थात ये वाला भाग देखेंगे तो ये क्या है? यही है नीलगिरी। ये क्या है? नीलगिरी। इसे नीलगिरी पर्वत भी कहते हैं, इसे नीलगिरी गांठ भी कहते हैं। नीलगिरी गांठ कहने का कारण क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो ये है आपकी नीलगिरी गांठ। ठीक है, इसे गांठ क्यों कहते हैं इसका कारण देखिए, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही घाट आकर के मिल जाते हैं, अर्थात 2 पर्वत ऊपर से आके मिलते हैं। इसका ही पश्चिमी घाट का दक्षिणी जो भाग है, इसे अब 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको अलग से पढ़ा देता हूँ। देखिए, इसका जो पश्चिमी दक्षिण वाला भाग है, एक तो आपको इस तरीके की पहाड़ी मिलेगी और एक सबसे दक्षिण में है। जो इस नीलगिरी से लगी हुई नीचे पहाड़ी है उसे क्या कहते हैं? अन्नामलाई। क्या कहते हैं? अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक, और जो इसके दक्षिण में है ये कौन सी है? ये है आपकी कार्डामम। क्या है? कार्डामम। कार्डामम माने होता है, इंग्लिश में कार्डामम शब्द है, कार्डामम का मतलब होता है इलायची, तो इसे कार्डामम या इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ गांठ से एक तो ये पर्वत आया, एक ये पर्वत आया और एक यहाँ से एक ब्रांच निकल गई अन्नामलाई और कार्डामम। इतना ही नहीं, बल्कि आप देखोगे तो यही नीलगिरी से उत्तर दक्षिण पूर्व में एक पहाड़ी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? पलनी की पहाड़ी। तमिलनाडु में है। कौन सी पहाड़ी?
पलनी की पहाड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है नीलगिरी का क्षेत्र, जहाँ से ऊपर से एक पहाड़ी, इधर से एक पहाड़ी, पूर्वी घाट आया, नीचे भी आप देख रहे हैं अन्नामलाई कार्डामम इसी से जुड़ी है, पलनी की पहाड़ी इधर। तो यहाँ पर लग नहीं रहा कि पर्वतों की क्या है, एक गांठ है। ऐसा ही पामीर में भी बनता है, इसलिए पामीर का पठार या पामीर की गांठ कहते हैं। ये आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बातें, यहाँ पर मैप काफ़ी, ठीक है, हौच पौच हो जाएगा, इसलिए बाहर मैं आपको सिखा देता हूँ। क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसे आप याद कर लो आज ही। देखो, पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी घाट कहते हैं, इसे ब्लू माउंटेन कहते हैं। पहली बात तो ब्लू माउंटेन या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाती है, तो सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, दोदा बेट्टा है, ठीक है। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आप यहाँ पर एक क्या है, एक पर्यटन प्लेस भी है। क्या है, एक पर्यटन प्लेस भी है, ऊटी। क्या है, ऊटी, जहाँ पर हम आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऊटी यहाँ पर एक पर्यटन प्लेस है। अन्नामलाई पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित अन्नामलाई पहाड़ी में एक चोटी है जिसे क्या कहते हैं, अन्नाई मुड़ी। क्या कहते हैं, अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी जो 2695 मीटर ऊंची है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए कैसे आंसर, इधर देखिए। पश्चिमी घाट में उत्तरी सह्याद्री या सबसे उत्तर की सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र की कलसुबाई, ये आंसर देंगे। अगर कहे कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित अन्नाईमुड़ी है, जो केरल राज्य में है, ठीक है, जो कहाँ, केरल में है। अगर कह दे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप कहना दोदा बेट्टा है, और दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। पलनी की पहाड़ी में आप देखेंगे तो कार्डामम की पहाड़ी देखेंगे तो यह भारत की सबसे दक्षिणतम बड़ी पहाड़ी है, जो कार्डामम के नाम से जानी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ इस पहाड़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इलायची की खेती होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, कार्डामम। क्या कहते हैं, कार्डामम। क्लियर होगी बात। पलनी की पहाड़ी की देख लीजिए। पलनी की पहाड़ी में, ठीक है, आप एक हिल स्टेशन है, ठीक है, एक हिल स्टेशन है, वो हिल स्टेशन मुझे याद नहीं आ रही, शायद उटक मंडलम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिल स्टेशन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब चलिए हम लोग पूर्वी घाट की बात कर लें। पूर्वी घाट देखिए, इम्पॉर्टेंट सबसे पॉइंट ये है कि पश्चिमी घाट जहाँ पर सतत रूप से मिलता है, लगातार मिलता है, ठीक है, और वहीं पर पूर्वी घाट इसकी तुलना में क्या है, सतत रूप से नहीं मिलता। कोई कहे कारण क्या है, तो कह देना आप, ठीक है, कह देना आप कि यहाँ पर उड़ीसा में निकलने वाली महानदी क्या कर देती है, इसे काट दी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गोदावरी नदी काट दी है, यहाँ पर देखें आप तो कृष्णा नदी काट दी है, यहाँ पर देखेंगे आप तो कावेरी नदी काट दी है। इसलिए बड़ी बड़ी नदियाँ जो पूर्वी घाट को लगातार काट दी हैं, इसलिए सतत रूप से नहीं मिलता। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप देखना, सामान्यतः हम देखेंगे तो किताबों में, कई किताबों में तो गलत लिख दिया गया है, इसे आप आंसर सही कर लीजिएगा, क्लियर रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार आप देखेंगे तो आप आराम से यहाँ समझ जाएंगे कि आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की एक सर्वोच्च चोटी मिलती है जिसे अराया कोंडा, या इसे इस नाम से नहीं मिलेगी आपको, तो ये मिलेगी विशाखापट्टनम, ठीक है, पीक। ओके, तो विशाखापट्टनम इसकी क्या है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। क्या है ये, सर्वोच्च चोटी है। आप अपना आंसर एकदम क्लियर रखिएगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में एक चोटी मिलेगी जिसे कहते हैं महेंद्रगिरी।
यही आप लोग लेकर के इसको काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, गलत भी करते हैं। यह सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अन्य भी चोटियों की बात करें इसमें, जो ग्रेजुएशन लेवल अर्थात पीसीएस, आरओ, इन सब में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूर्वी घाट की अन्य चोटियों में देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगी सेवराय, जवादी, नालकोंडा, पालकोंडा, बेलीकोंडा, ठीक है, और नल्ला मल्ला, ये सारी आंध्र प्रदेश में है। उसके आगे जाएंगे महेंद्रगिरी और मलयगिरी, ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, और गड़जात पहाड़ी, ये सब किसमें? पूर्वी घाट की, ये सारी आपको उड़ीसा में मिलेंगी, ठीक है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इस प्रकार आप अपना आंसर बिल्कुल क्लियर रख सकते हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये पहाड़ियाँ पढ़ लिया, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ओके, ठीक है। तो पहाड़ियों वाला भाग आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके आगे देख लें, पर्वत या पहाड़ वाला मेन भाग कवर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या है? पठार वाला भाग कवर कर लें, क्लियर, ठीक है। चलिए तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मिटा दो। चलिए तो अब हम लोग जो है प्रायद्वीपीय पठार का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। पर्वत या पहाड़ जो भी मिलने वाले जितनी भी इम्पोर्टेंस थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। अन्य की बात करें अब हम लोग, तो जो पठार हैं उनका जिक्र करते हैं। तो आप देखेंगे तो राजस्थान में मेवाड़ का पहाड़ मिलेगा। अच्छा, ये प्रायद्वीपीय पठार जो जैसलमेर तक भी मिलता है, परंतु जैसलमेर तक आप जाएंगे तो देखेंगे पूरा बालू से ढका हुआ है। तो मतलब डेजर्ट होने के कारण वो सब बालू से, डेजर्ट से ढका हुआ है, लेकिन नीचे क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग मिलता है, ये जानते रहिएगा। अब मेवाड़ का पठार है, उसके बाद मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, फिर यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा ये छोटा नागपुर पठार, ठीक है। ये है आपका दंडकारण्य पठार, ठीक है। ये है आपका तेलंगाना पठार, ये आपको मिलेगा रायलसीमा पठार, ठीक है। ये पठार मिलेंगे। अब आपको जो पढ़ना है वो ध्यान से समझेंगे तो ये मालवा पठार आपको पेपर के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इसकी मैपिंग मैं बाहर सिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये है मालवा पठार, ठीक है। इस मालवा के पठार से, ठीक है, इस मालवा के पठार से बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, जैसे एक चंबल, ठीक है, और चंबल की ढेर सारी सहायक नदियाँ आप जानते हैं। छिप्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है ना। तो इसकी ढेर सारी सहायक नदियाँ, उसके अलावा चंबल, सिंध है, केन है, बेतवा है, मतलब बेतवा है, फिर केन है, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियाँ और इनकी ढेर सारी सहायक नदियाँ इस रीजन से प्रवाहित होती हैं। कहाँ से? मालवा के पठार से। मालवा के पठार की से इतनी नदियाँ बड़ी बड़ी निकलती हैं और वो लगातार अपर्दन करके गली अपर्दन करके क्या है, उस पूरे भूभाग को, अर्थात इस मालवा के पठार वाले रीजन को क्या कर दी हैं? बिल्कुल खड्ड में बदल दी हैं। अर्थात जगह जगह मोटी मोटी क्या है, मतलब नाले टाइप का बना दी हैं, जिसको गली अपर्दन कहते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे भूमि को क्या है, उत्खात भूमि या बैडलैंड, ठीक है, या बीहड़ या खड्ड में परिवर्तित कर दी हैं। और हम लोग जानते हैं चंबल की घाटियों में चंबल के डाकू रहा करते थे, है ना। तो वो वाली कहानी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इतना बीहड़ खड्ड है, ये नदियों के द्वारा ही है। तो भारत का सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि भारत का सर्वाधिक जल अपर्दन प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? मालवा। कौन सा है? मालवा का पठार, ठीक है। अगर पूछे कि सर्वाधिक जल अपर्दन करने वाली भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, तो अब इस समय इसे देखेंगे तो आपको चंबल मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे हम देखें तो ये मालवा का पठार है, तो अर्थात इसी से चंबल, केन, बेतवा, सिंध निकलती है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बैडलैंड खड्ड बनता है। बुंदेलखंड पठार को आप देखेंगे तो एमपी और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। खास करके आप देखेंगे तो ललितपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, तो उधर क्या मिलता है? बुंदेलखंड का क्षेत्र मिलता है, जहाँ पर आप अक्सर देखेंगे तो काली
लाल मिट्टी मिलने लगती है। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी अनाज, मोटे अनाज उत्पन्न होते हैं। कारण यही है क्योंकि वहाँ पर कौन सी ब्लैक सॉयल और रेडिश मिल करके होती हैं। बघेलखंड है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आते नहीं, केवल क्रम लगाने को आते हैं बड़े पेपर में कि ये पठारों का क्रम कौन सा है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप याद रखो। ये क्या है? ये एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी, इसकी क्या इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं इतना प्रभावी तरीके से क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ से कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। देखना, ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, इसके आगे भी प्रायद्वीपीय भारत का पठार था, है, परंतु हम आप पढ़ने में थोड़ा सा गलती कर देते हैं। उसे आज एलिमिनेट कर लो कि ये जो राजमहल पहाड़ी है, ये जो राजमहल पहाड़ी है वो छोटा नागपुर पठार का है, और अर्थात छोटा नागपुर पठार का भाग राजमहल पहाड़ी, और राजमहल पहाड़ी का भाग क्या है, पूर्वोत्तर भारत में भी मिलता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर है मेघालय, और मेघालय में जो पठार मिलता है इसे क्या कहते हैं, उसकी राजधानी शिलांग, इसलिए उसको क्या कहते हैं, शिलांग पठार। क्या कहते हैं? शिलांग पठार। शिलांग पठार कभी भी पूछे कि क्या किसका भाग है, तो आप कहना प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और प्रायद्वीपीय भारत कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत हम लोग जानते हैं यह गोंडवाना लैंड का भाग है, अर्थात सबसे प्राचीन भूखंड है। ठीक है, तो ये तो गोंडवाना लैंड, तो पेपर में आता है कि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, तो आप कहना गोंडवाना लैंड का भाग है। कोई कहे किसका भाग है, तो कहना प्रायद्वीपीय भारत का ही, मुख्य प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। ठीक है, अब इसी में आप देखते हैं कि गारो, खासी, जैंतिया, गारो, यहाँ पर गारो, यहाँ पर खासी, यहाँ पर जैंतिया, इसी शिलांग पठार के ही 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। क्या इनकी इम्पोर्टेंस है? खासी पहाड़ी की अच्छी खासी इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि खासी पहाड़ी में आप देखेंगे, किसमें, खासी पहाड़ी में देखेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट मिलेंगे। एक तो इसकी राजधानी शिलांग इसी में है ना, मेघालय की राजधानी शिलांग इसी पहाड़ी में स्थित है। दूसरी, दुनिया का सबसे आर्द्रतम स्थान, आर्द्र स्थान या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम। ठीक है, मासिनराम इसी में है, किसमें, खासी पहाड़ी में ही स्थित है। और इसके पहले, मासिनराम के पहले जो दुनिया का सबसे आर्द्र या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, मासिनराम के पहले कौन था, तो चेरापूंजी। तो चेरापूंजी भी इसी में स्थित है। ठीक है, खासी पहाड़ी। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी में रहने वाली जनजाति गारो, खासी, जैंतिया जनजाति कहलाती है, जो मेघालय में है। क्लियर होगी बात? अब आपको अन्य बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, राजमहल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, समझ गए? क्योंकि इसी का भाग ये है। तो बात आती है कि बीच में गैप कैसे हो गया, जब इसका भाग था तो यहाँ से लगा होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस भाग में भ्रंशन हो गया। ये भाग क्या हो गया, धंस गया है। ये भाग कैसा हो गया, धंस गया। ठीक है, और जब ये भाग धंस गया तो जो नदी इस तरीके से आ रही थी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों ही क्या है, इसी गैप से होकर के धंसे हुए भाग से मार्ग बना करके प्रवाहित होने लगी। अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो गैप हो गया, यहाँ से यहाँ जो गैप हो गया, प्रायद्वीपीय भारत को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है मूल भारत से यहाँ के बीच में। इससे क्या कहते हैं, यही इसकी इम्पोर्टेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है, जो एक गैप हो गया इन पहाड़ियों को अलग कर दिया, इसे कहा जाता है मालदा गैप। क्या कहते हैं, मालदा गैप। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मालदा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मालदा गैप। तो मालदा गैप क्या है, राजमहल पहाड़ी को गारो पहाड़ी से अलग करता है, अर्थात मुख्य प्रायद्वीपीय भारत को शिलांग पठार से या पूर्वोत्तर पठार से अलग करता है। इसे एक नाम और भी कहा जाता है, इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है। ठीक है, अब तो इसमें नदियाँ अवसाद को ला करके जमा कर रही हैं। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ठीक है, तो ये गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि इससे हम आप गलत कर देते हैं कि शिलांग पठार लगा नहीं पाते टिक कि इसका ही भाग हुआ होगा, ठीक है, इसका ही भाग है। अब मैं आपको अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन मैंने देखा, तो टेट या सुपर टेट हुआ था शायद 2019 में, उसमें भी क्वेश्चन आया था, और पीसीएस या आरओ में बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, अन्य किताबों में देख करके भी नहीं मिलता, लेकिन आप एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है, एनसीईआरटी उठाओ, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा है और वो क्वेश्चन वहीं से बना था, ठीक है। इसी के ठीक अर्थात मेघालय के ठीक आगे कौन सा राज्य है? अगर आपने पहली दूसरी लेक्चर किया है तो आपको ध्यान होगा, यहाँ से आंध्र प्रदेश, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे असम है, तो इसी में असम में क्या है, यहाँ पर एक पठार है जिसे क्या कहते हैं, कार्बी आंगलोंग पठार। क्या कहते हैं? कार्बी आंगलोंग पठार, ठीक है। कार्बी आंगलोंग पठार भी शिलांग पठार की भांति ही असम में कार्बी आंगलोंग भी किसका है? मुख्य प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। पेपर में आता है तो आप ये सोचोगे कि यहाँ से तो हिमालय पर्वत का विस्तार मिल जाता है, तो आप वहाँ टिक कर देते हैं, ऐसा मत करिएगा। कार्बी आंगलोंग पठार किसका भाग है? शिलांग पठार की भांति ही मूल पठार का भाग है, ठीक है। इसी कार्बी आंगलोंग पठार में आप देखेंगे तो बराइल की पहाड़ी, ठीक है, बराइल की पहाड़ी जो यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मिकिर रेंगमा की पहाड़ी जो असम में है, ठीक है। ये दोनों ही पहाड़ियाँ आपको इसी कार्बी आंगलोंग का ही पठार मिलेंगी। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं, इसे अच्छे से पिकअप करिएगा कि ये मूल प्रायद्वीपीय भारत के ही भाग हैं, ये बस मालदा गैप से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, ठीक है। ओके, आप बोलिए और आराम से रिलैक्स होकर के पढ़िए, बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए, इसी इम्पॉर्टेंस डिस्कस कर लिए। अब छोटा नागपुर पठार में आ जाइए। छोटा नागपुर जो पठार है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ऐसा पठार है जो धात्विक खनिज की यहाँ पर प्रचुरता है। क्या है? धात्विक खनिज की अत्यंत प्रचुरता होने के कारण, धात्विक खनिज की प्रचुरता के कारण इसे रूर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भारत का रूर। क्या कहते हैं? भारत का रूर। भारत का रूर क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में खनिज मिलता है, ठीक है, धात्विक खनिज मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ग्रेनाइट और नीस की अर्थात प्राचीन चट्टानों के निर्मित हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें इतना धात्विक खनिज मिलता है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, यह मुख्यतः आप देखोगे तो ध्यान रखना है, छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस में है? मुख्यतः झारखंड में है, बट अन्य राज्यों में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः आप देखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा? झारखंड। इसी का काफ़ी बड़ा पठार है। इसी का उत्तर में भाग देखेंगे तो हजारीबाग का पठार मिलेगा, ठीक है। तो रांची का पठार मिलेगा। वो सब किसके भाग हैं? इसी छोटा नागपुर पठार के ही भाग हैं। क्लियर? यहाँ से और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप देखोगे तो छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, एक प्रमुख नदी निकलती है जो दामोदर नदी निकलती है, जो किसमें? हुगली की सहायक नदी है। यह एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है, ठीक है, जो भ्रंश से होकर के बहती है और सीधे पूर्व की दिशा में बहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हुगली क्या है, गंगा की ही एक ब्रांच है, ठीक है, उसी से निकाली हुई एक धारा है। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। और यहाँ से एक और बड़ी प्रमुख नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी। नदी का लेक्चर आपको डिटेल कराया हूँ, मैपिंग के साथ कराया हूँ, बहुत क्लियर है, आप उसे कर सकते हैं। दंडकारण्य पठार देख लीजिए। दंडकारण्य के पठार की खास बात क्या है, इससे आप ध्यान रखेंगे तो यह मुख्यतः कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। यह भी धात्विक खनिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें है बैलाडेला की खान। इसमें क्या है? बैलाडेला की खान, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। अच्छा, इसे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रमुख रूप से विस्तृत होने के कारण इसे बस्तर का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बस्तर का पठार भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें बैलाडेला खान, जो भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खदान है या खान है, उसमें इसका नाम है बैलाडेला, जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य या बस्तर
पठार में आता है। क्लियर हो गई बात। यह भी धात्विक खनिज के लिए बहुत प्रचुर है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो ये तेलंगाना पठार है, रायलसीमा पठार है। ये दोनों ही किस पठार के भाग हैं? तो यहाँ पर जो पठार है वो है आपका दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का जो विस्तार है, आपने देखा यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ी थी, उसके दक्षिण में एक नदी बहती थी ताप्ती। ठीक है, तो ताप्ती नदी से लेकर के सबसे दक्षिण में आएंगे यहाँ तक। ठीक है, और इसी सतपुड़ा, जो सतपुड़ा था महादेव मैकाल, तो ये उत्तरी सीमा बनाते हैं। और इस तरीके से मैं आपको अलग से मैपिंग करके सिखा दूं। ऐसा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, महादेव मैकाल, ये इसकी उत्तरी सीमा हो गई, ये इसकी उत्तरी सीमा हो गई। यहाँ से ले करके ये, ठीक है, यहाँ शायद आपको ना दिख रहा हो, ये है आपकी सतपुड़ा, नहीं, ये है आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट इसकी एक बाउंड्री हो गई। एक ये है इसकी पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो त्रिकोण जैसा भाग मिलता है पूरा, ठीक है, ये आपका क्या है? यही है आपका दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार आपको मिलेगा दक्कन पठार। उत्तरी बाउंड्री क्या है ये देख लिए, पश्चिम में बाउंड्री पश्चिमी घाट, पूर्व में बाउंड्री पूर्वी घाट है ना। इसी दक्कन के पठार में एक दो चार पहाड़ियाँ और भी हैं जो आप जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। महाराष्ट्र में जैसे हरिश्चंद्र पहाड़ी है, सतमाल पहाड़ी है, बालाघाट पहाड़ी है और अजंता की पहाड़ी है, ये इसी के भाग हैं। ठीक है, दक्कन का पठार की और महत्वपूर्ण बात क्या है? ये बेसाल्टिक, ये आप देखेंगे क्रिटेशियस एरा में। कब? क्रिटेशियस काल में, ठीक है, ज्वालामुखी की घटना हुई और ज्वालामुखीता के कारण इस पूरे रीजन में सीढ़ी नुमा, अर्थात इस पूरे रीजन में, दक्कन के पठार वाले रीजन में सीढ़ी नुमा बेसाल्टिक चट्टान का जमाव हुआ और इसलिए सीढ़ी नुमा जमाव कारण ही इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो इस दक्कन के पठार में बेसाल्टिक चट्टानों का जमाव हुआ, उन्हीं के टूटने फूटने से इस पूरे रीजन में, अर्थात दक्कन के क्षेत्र में किसका निर्माण हुआ? तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। किसका? काली मृदा का निर्माण हुआ, जिसे स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहते हैं। और इसे यह कपास उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है आप ये देख लिए। अन्य इम्पोर्टेंस की बात करें, ठीक है, तो दक्कन के पठार नहीं बल्कि सभी पठारों की बात करें तो पठारों का ऊर्ध्वाधर संचलन होने के कारण ढेर सारा वाटरफॉल बनता है, जो क्या है, ठीक है, जो पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप नर्मदा पे देखेंगे तो आपको धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में मिलेगा। आप देखेंगे पश्चिमी घाट पे तो शरावती नदी पे, ठीक है, कर्नाटक में शरावती नदी पे जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचकल जलप्रपात शरावती की सहायक नदी पर कर्नाटक में आपको मिलेगा। ठीक है, आप इस प्रकार से, अर्थात पठारी भाग की अन्य इम्पोर्टेंस ये भी है कि ढेर सारी क्या है, ढेर सारे वाटरफॉल बनते हैं जिससे बिजली को उत्पादन भी किए जाने में आसानी होती है, साथ ही साथ वो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है। और भी इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट के खड़ा कगार होने के कारण इस पूरे पश्चिमी घाट पे बहुत अच्छे से पोर्ट का डेवलपमेंट हो सकता है। पोर्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, गहरे पोर्ट के डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने प्रायद्वीपीय भारत का पठार 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिया। जो महत्वपूर्ण है वो इस वाले हिस्से को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।